बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लास 10 में सबसे पहले ही उन्होंने सिंपल हार्मोनिक मोशन जो पहला टॉपिक दिया वो काफ़ी मुश्किल दे दिया, लेकिन ये एक बार समझ आ जाए तो काफ़ी इजी है। इसके लिए पहले कुछ टर्म्स समझना ज़रूरी है। जो टर्म मेन इंपॉर्टेंट समझेंगे वो सबसे पहले है वाइब्रेटरी मोशन। व्हाट इज़ वाइब्रेटरी मोशन? वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? दिस इज़ टू एंड फ्रो मोशन, जो 9th के चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा होगा। क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। और ये क्या होता है? फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, एक मीन से दूसरी एक्सट्रीम तक होता है। एंड इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। ये एक फिक्स पोजीशन पे होता है। और इसके लिए जो एक और इम्पोर्टेंट है पॉइंट, अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, मीन टू एक्सट्रीम होना चाहिए, एक फिक्स पोजीशन के अराउंड होना चाहिए। क्या होता है, जिस तरह हम एक बॉल और एक बाउल की एग्जांपल लेते हैं, एक कटोरी और एक ये बॉल बीच में है, इसको हम कहेंगे मीन पॉइंट। जो उसका सेंट्रल पॉइंट है इसको मीन पॉइंट कहेंगे। और जो उसका दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे अगर बॉल को आप यहाँ तक लेके जाते हैं इस पॉइंट तक, इसको पॉइंट ए कह दें, और फिर उसको यहाँ तक लेके आते हैं, इसको बी कह दें, पॉइंट बी। तो ये जो पॉइंट है ए और बी, ये आपकी एक्सट्रीम्स है, एक्सट्रीम पोजीशन। इसके लिए सिस्टम का फ्रिक्शन लेस होना ज़रूरी है। अगर सिस्टम में फ्रिक्शन होगी तो पहले तो बॉल यहाँ तक जाएगी, वो मूव करती हुई यहाँ तक आएगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फ्रिक्शन की वजह से उसकी ये एक्सट्रीम होती जाएगी, ये होती जाएगी, इसी तरह यहाँ पे ऐसे ये आहिस्ता आहिस्ता इसका डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा और ये बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। वाइब्रेटरी मोशन के लिए मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन होना ज़रूरी है, फिक्स पोजीशन, प्रॉपर मीन से प्रॉपर एक्सट्रीम। उसके लिए सिस्टम का फ्रिक्शन लेस होना ज़रूरी है। अच्छा, इसके लिए जो एक और पॉइंट है वो है, इसका दूसरा नेम है, अनदर नेम इज़ कॉल्ड एज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन भी वाइब्रेशन को कहते हैं, एन अदर नेम इज़ ऑसिलेशन। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? ऑसिलेशन। अच्छा जी, अब जो हमारे पास एक और मेन टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे आप SHM कहते हैं। क्या कहते हैं? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। असल में ये क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। इसकी डेफिनेशन जो है वो बुक में कोई प्रॉपर लिखी नहीं हुई, लेकिन आप ये याद करेंगे, इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ये एक ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन की टाइप है। इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन in which acceleration of a body, ये definition समझाते हैं, acceleration of a body is directly proportional to its displacement from the mean position to its displacement from the mean position and is always directed towards mean position। अच्छा, इसके लिए कि क्या बात लिखी हुई है, वो ये कहता है कि जब भी कोई बॉडी मूव करेगी तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जब वो मूव करेगी, और जो उसका एक्सेलरेशन है वो उसकी मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करेगा। कैसे? वो इस तरह कि वो ये कहना चाह रहा है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। नेगेटिव का साइन मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करने के लिए आ रहा है। ये हुक्स लॉ की एक एप्लीकेशन है, हुक्स लॉ की एक एप्लीकेशन है। अब हम इसको फर्दर डिटेल में जाते हैं। हुक्स लॉ की एप्लीकेशन है जिसमें वो कहता है कि एक्सेलरेशन जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। ये एक बॉल एंड बाउल सिस्टम है, बॉल एंड बाउल सिस्टम है। इसमें कोई भी बॉल मूव कर रही है एक मीन से एक्सट्रीम पे, तो वो ये कहता है कि जब भी आप बॉल को किसी भी एक्सट्रीम तक लेके जाते हैं, किसी भी एक्सट्रीम तक लेके जाते हैं, तो जो उसका एक्सेलरेशन है वो उतना ही होगा जितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। और जो वो है, जब आप इसे ऊपर लेके जाएंगे टुवर्ड्स, तो इस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी
और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी। और मतलब ये जब वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा, वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा, इसलिए इसके लिए नेगेटिव का साइन है। ये नेगेटिव साइन रिस्टोरिंग फोर्स है। हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम, उधर से ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, SHM के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। कंडीशन फॉर SHM बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन ये कंडीशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए 3 कंडीशन है। जो फर्स्ट कंडीशन है वो है सिस्टम मस्ट ओबे हुक्स लॉ। सिस्टम जो है वो आपका क्या करे, मस्ट ओबे हुक्स लॉ, हुक्स लॉ को ओबे करे। ओके, इसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सिस्टम मस्ट बी इलास्टिक। सिस्टम मस्ट बी इलास्टिक, सिस्टम इलास्टिक होना चाहिए। जो इसके लिए तीसरा पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट, वो ये है कि सिस्टम मस्ट बी फ्रिक्शनलेस। सिस्टम मस्ट बी फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन होगी तो मैंने आपको बताया कि उसमें SHM नहीं होगा, फ्रिक्शन जो है वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन को चेंज कर देगी। अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम की। मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम क्या होता है? मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम, हम बात करते हैं मैस स्प्रिंग सिस्टम की। मैस स्प्रिंग सिस्टम, एक स्प्रिंग जो है उसके साथ एक मैस अटैच किया हुआ है और उसका जो मोशन है वो SHM के तौर पे हम उसको डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन और इसके साथ हम यहाँ पे जो पहला पॉइंट ले लेते हैं वो एक स्प्रिंग ले लेते हैं। इसके साथ एक मैस अटैच कर दिया है और ये अभी इस टाइम पे आप सपोज करें कि ये अपनी मीन पोजीशन पे है। किस पे है? मीन पोजीशन। अगर ये अपनी मीन पोजीशन पे है तो इस टाइम पे जो इसका वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो इसकी रिएक्शन फोर्स है जो जिस सरफेस पे है वो फ्रिक्शनलेस है। जिस सरफेस पे है वो फ्रिक्शनलेस है। जब ये दोनों अपवर्ड और डाउनवर्ड जो फोर्सेस हैं, एक्शन और रिएक्शन, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो इस टाइम पे इस पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो ज़ीरो है, जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है। इसी तरह इस टाइम पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट या ड्यू टू, दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होती है कि एक हाइट पे आपने ये मार्कर, इस टाइम पे इस मार्कर के अंदर क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस मार्कर के अंदर है। और अगर एक स्प्रिंग की बात करते हैं, स्प्रिंग को खींचें और छोड़ें तो उस टाइम पे जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो इलास्टिक होगी, इलास्टिक मतलब रबर टाइप की। तो इस टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ज़ीरो है, क्योंकि ना तो इस स्प्रिंग को खींचा हुआ है, ना कंप्रेस किया हुआ है, ना स्ट्रेच किया हुआ है, ना कंप्रेस किया हुआ है, ये अपनी नॉर्मल स्टेट में है। इसलिए इस टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। लेकिन इस टाइम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। क्यों है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तभी है, हम एक SHM की बात कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब ये स्प्रिंग मोशन में होगा तब उसकी मीन पोजीशन पे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। कैसे होगी? देखिए, हमने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, लेट्स सपोज। अब हम बात करते हैं एक एक्सट्रीम की, कि ये आपके पास यहाँ ले आए, ये एक एक्सट्रीम है, ये आपकी एक एक्सट्रीम पोजीशन है। इसी तरह इसका ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा इधर से लेके, ये इसका मैस का जो सेंट्रल पॉइंट है, ये जो इस टाइम पे इसने कवर किया है, ये डिस्प्लेसमेंट आप पॉजिटिव ले लें, पॉजिटिव A कह दें इसे। तो इस टाइम पे इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया जिसे आप पॉजिटिव A कह रहे हैं। तो जब ये इसको आप खींचेंगे अपनी तरफ खींचेंगे तो इसमें एक एनर्जी स्टोर होगी विच इज़ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। जब आप इसको छोड़ देंगे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसकी जो मीन पोजीशन है ये वाली, इस पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद ये फर्दर मूव करेगा इस तरफ। सिस्टम फ्रिक्शनलेस है, एक मीन से एक्सट्रीम पे खींचेंगे तो ये पहले एक्सट्रीम तक खींचेंगे, ये वापस आएगा मीन से होता हुआ दूसरी एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर दूसरी एक्सट्रीम से फिर मीन से होता हुआ वापस एक्सट्रीम तक जाएगा।
तो ये जो पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट पे फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अच्छा अब देखें, जब आपने इसको खींचा अपने मैक्सिमम पॉइंट तक, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, क्योंकि आपने इसे खींच के यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी। आप इसे छोड़ेंगे, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम होते हुए इस पॉइंट पे, जो मीन वाला पॉइंट है, इस पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, हाईली मैक्सिमम। और यहाँ से फिर जब आगे की तरफ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी वापस कम होती जाएगी। और इधर जो कंप्रेशन का पॉइंट है, एक और डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं कंप्रेस वाली। यहाँ तक ये एक मैस ले लेते हैं M, इस तरह ये स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है। तो ये इस पॉइंट से लेके ये जो इसका मीन पोजीशन का पॉइंट था, इनके दरमियान जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, ये नेगेटिव ये ले लें, ये कंप्रेशन की तरफ। अच्छा अब जो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो मैक्सिमम होगी। तो एक और पॉइंट हमें पता चला कि वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है, जबकि एक्सेलरेशन यहाँ पे ज़ीरो है। एक्सेलरेशन, जब बॉडी मूव ही नहीं कर रही तो उसके सेंटर में एक्सेलरेशन ज़ीरो ही होगा। देखें आपको मैंने क्या बताया था, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जब मीन पोजीशन पे उसका डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो है तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक्सेलरेशन भी क्या है, ज़ीरो ही है। अब काइनेटिक एनर्जी की आपको एक मिसाल दे दी, मैक्सिमम क्यों है। दूसरी एग्जांपल, ये काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ mv का स्क्वायर। आपको बताया कि जब मीन तक जाएगा, एक्सट्रीम तक जाएगा तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो जैसे ही आप इसे छोड़ेंगे तो इसके सेंट्रल पॉइंट तक, मीन पॉइंट तक इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। ठीक हो गया। इसी तरह ये जो 5 से 6 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोर्स ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, एक्सेलरेशन ज़ीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इसी तरह एक्सट्रीम के दोनों पॉइंट्स हैं उनकी भी एज इट इज़ होगी। इधर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ए है, इधर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम है, क्योंकि इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ पे आके ये रुक जाएगा, फिर वापस पीछे की तरफ मूव करेगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ कवर हो रहा है। इसी तरह इधर भी उसी तरह लिख लेंगे, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है पॉजिटिव है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी इधर भी मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी और वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आके ये स्टॉप हो जाएगा। एक्सेलरेशन यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। ओके हो गया। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे कवर करना। अब वो जो कहानी बुक में लिखी हुई है कि आप इस पॉइंट को O कह दें, इस पॉइंट को A कह दें, इस पॉइंट को B कह दें, और आप कहेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट in zero O position, when we stretch the spring to its mean position A, then due to potential energy, elastic potential energy stored in it, and its velocity becomes zero, then it moves towards the mean position and its potential energy changes into kinetic energy, and at mean position kinetic energy become maximum and its velocity, its speed become maximum and its acceleration becomes zero. It mean position, it approaches to maximum velocity and then its velocity decreases and spring moves, mass spring system move towards position B. ये पोजीशन B की तरफ आएगा, कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होने का पोजीशन B की तरफ आएगा तो ये पोजीशन B पे भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगा, देन ये मूव करेगा। इसके लिए जो कंडीशन बताई है, सिस्टम मस्ट बी इलास्टिक, सिस्टम मस्ट ओबे हुक्स लॉ, सिस्टम मस्ट बी फ्रिक्शनलेस। इलास्टिक का आपको पता चल गया है, फ्रिक्शनलेस का बता दिए कि फ्रिक्शनलेस नहीं होगा तो इसकी जो मीन से एक्सट्रीम पोजीशन है वो चेंज होती रहेगी। हालांकि एसएचएम के लिए है फिक्स पोजीशन, एसएचएम के लिए जो कंडीशन है वो है फिक्स पोजीशन, प्रॉपर मीन से प्रॉपर एक्सट्रीम। एक जो डिफाइंड मीन है ना उसी मीन पे ही रहना चाहिए, और जो डिफाइंड एक्सट्रीम है वो एक्सट्रीम भी सेम ही रहनी चाहिए। अब जो है असल बात वो ये है कि अब ये तो कवर हो गया, अब हुक्स लॉ कैसे ओबे करना चाहिए ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, डेरिवेशन करने लगे हैं ओबे हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ आप लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ कहता है जी
कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, नेगेटिव साइन। ठीक है, अब आप किसी भी जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो इधर एक कांस्टेंट लगाते हैं, दिस कांस्टेंट इज़ नोन एज के। यहाँ पे हम जो कांस्टेंट लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं के। व्हाट इज़ दिस के? दिस इज़ कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या है ये? एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या कर रही है? वेरी कर रही है, चेंज कर रही है फ्रॉम स्प्रिंग टू स्प्रिंग। आप लिख लें जो हार्ड स्प्रिंग्स है ना, जो सख्त स्प्रिंग होते हैं, या इनका दूसरा नाम है हार्ड स्प्रिंग या स्टिफ स्प्रिंग, स्टिफ स्प्रिंग, इनकी जो वैल्यू है वो लार्ज वैल्यू ऑफ के होती है, और जो सॉफ्ट स्प्रिंग होता है, सॉफ्ट स्प्रिंग, इसके लिए जो वैल्यू ऑफ के होती है वो स्मॉल। सॉफ्ट स्प्रिंग कौन सा? ये जो आपके बॉल पेन में नहीं होते स्प्रिंग, ये सॉफ्ट होते हैं। और कुछ हार्ड स्प्रिंग्स भी होते हैं, आपने देखे होंगे, लार्ज वैल्यू ऑफ के। और इसी तरह से ये जो मेट्रेस सा होता है बेड का, जिसके अंदर स्प्रिंग्स होते हैं, वो वाला, उसके वो हार्ड स्प्रिंग होते हैं, स्टिफ स्प्रिंग, उनके लिए लार्ज वैल्यू ऑफ के। और जो बॉल पेन वगैरह वाले हैं सॉफ्ट स्प्रिंग, उनके लिए स्मॉल वैल्यू ऑफ के होती है। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। के की जो वैल्यू है स्प्रिंग कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट ही है, लेकिन ये वेरी करती है कि मतलब एक स्प्रिंग की जो वैल्यू है वो वही रहेगी, लेकिन जो हार्ड स्प्रिंग है उसकी जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी और सॉफ्ट स्प्रिंग की कम होगी। जैसे कि हार्ड स्प्रिंग की अगर 10 है तो सॉफ्ट स्प्रिंग की 1 है। अच्छा, इधर जो आपके पास फोर्स है F इज इक्वल टू नेगेटिव के ऑफ एक्स आया, जो फोर्स है वो है MA। आपको पता है यहाँ पे आप लिख लेंगे कि हम लिख लेंगे एज वी नो F इज इक्वल टू MA इक्वल टू नेगेटिव के ऑफ एक्स। इधर आप इसको अरेंज करेंगे तो ये आप रखें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव के ओवर M इंटू एक्स। आप कहेंगे के ओवर M जो है ये कांस्टेंट है। आप कहेंगे कैसे कांस्टेंट है? के तो स्प्रिंग कांस्टेंट है, मैथ कैसे कांस्टेंट है? ये स्प्रिंग ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो खाना खाएगी और इसका मैथ बढ़ जाएगा। इसका जो मैथ डिफाइंड है वही है, वो कांस्टेंट ही है, इसलिए ये जो पूरी वैल्यू है ये आपके पास क्या है? कांस्टेंट है। तो इससे पता चल गया कि जो एक्सेलरेशन है वो इससे पता चल गया ये नेगेटिव ऑफ एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने कहा कि व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अच्छा, अब जो मेन पॉइंट है वो है नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन शोज रिस्टोरिंग फोर्स। क्या? नेगेटिव साइन शोज रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स ये है जो उस बॉडी को वापस उसकी मीन पोजीशन पे लाती है। इसे मैं रेस कर देता हूँ, ये डेरिवेशन है तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अच्छा जी, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स ये है कि एन ऑब्जेक्ट पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग SHM या एक्सेलरेटरी पुल्स द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को पुश भी करता है, पुल भी करता है, वो ऑब्जेक्ट जो परफॉर्म कर रहा है SHM टुवर्ड्स मीन पोजीशन, परफॉर्मिंग SHM टुवर्ड्स मीन पोजीशन। कैसे? समझ तो नहीं आई होगी। वो ये बात है कि अगर आप बॉल एंड बाउल की एग्जांपल लेते हैं तो ये बॉल एंड बाउल में अगर ये बॉल यहाँ पे है, ये फिर एक्सट्रीम पे गई, फिर दूसरी एक्सट्रीम पे गई, तो जब ये यहाँ पे जाएगी तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये इसे वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ खींचेगी, वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ खींचेगी, ये रिस्टोरिंग फोर्स। और इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से यहाँ पे नेगेटिव का साइन आया। अब हम बात कर लेते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड ड्राइव करने का प्रॉपर तरीका है, लेकिन आपके लेवल पे सिर्फ इतनी सी बात की हुई है कि टाइम पीरियड का प्रॉपर फार्मूला दे दिया। टाइम पीरियड क्या होता है? T इज़ इक्वल टू 2 अंडर रूट M ओवर K। T इज़ इक्वल टू 2 अंडर रूट M ओवर K। M आपको पता है क्या है? मैस है, और K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो आप कहेंगे इसकी डिपेंडेंस किस पे है? ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है जी आपका मैस पे, और किस पे डिपेंड कर रहा है? स्प्रिंग कांस्टेंट पे। किस पे? स्प्रिंग कांस्टेंट पे। इसके अलावा ये किसी चीज़ पे नहीं डिपेंड करता। अच्छा जी, इसी तरह आपको पता है कि टाइम पीरियड 1 ओवर F होता है, टाइम पीरियड इन्वर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। इसी तरह जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 1 ओवर T होती है, तो इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होगा 1 ओवर 2 अंडर रूट K ओवर M। ये सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, 1 ओवर 2 अंडर रूट K ओवर M। अच्छा जी, इसका जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। इसका जो यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का ये होता है पर सेकंड, क्योंकि ये उल्टा हो गया, इसका यूनिट सेकंड था तो इसका 1/सेकंड हो जाएगा, पर सेकंड हो जाता है।
और इसका दूसरा नाम होता है हर्ट्ज़, उसको हम लिखते हैं कैपिटल H और स्मॉल z, और इसका प्रॉपर जो नाम होता है हम सेकंड की जगह s लिखते हैं ना, इसलिए इसका नाम होता है हर्ट्ज़। ठीक हो गया, इसकी जगह आप इसका जो सिंबल है वो s है। अब हम बात करते हैं, मैं आपको एक लास्ट छोटी सी एग्जांपल दे दूं, वो ये कि एक मैं कहता हूँ एक स्प्रिंग है जिसकी जो लेंथ है वो है 2 मीटर, दूसरा स्प्रिंग है जिसकी लेंथ है 4 मीटर, दोनों का मैस और स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है। आप बताएं कि उसके टाइम पीरियड में क्या फ़र्क पड़ेगा। उम्मीद है कि आप इसको फाइंड करेंगे, लेकिन फाइंड नहीं करना, उसके टाइम पीरियड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, मैस और स्प्रिंग कांस्टेंट। उसकी लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेंथ जितनी मर्जी हो, इसे मून पे भी ले जाएं, ग्रेविटी पे भी नहीं डिपेंड कर रहा, कोई ग्रेविटी भी चेंज कर दे तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड। अगर इन दो चीज़ों में से कोई चीज़ चेंज हो रही है तो वो चेंज होगा, नहीं हो रही, बेशक लेंथ चेंज हो, बेशक ग्रेविटी चेंज हो, वो चेंज नहीं होगा। टाइम पीरियड पता चल गई, फ्रीक्वेंसी पता चल गई, इससे रिलेटेड MCQs आते हैं जो कि हम आगे करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एंड